अच्छा तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हमारा। ठीक है, ये है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अभी हम लोग जो है ब्लड की पैथोलॉजीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेटलेट्स पढ़े, अब हम रेड ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा वाइट ब्लड सेल्स का। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स में जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना डिसऑर्डर्स, तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है वो है एनीमिया, मतलब रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी। तो अनीमिया पढ़ते हैं। रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स मास, मतलब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है। प्रेजेंट्स विद द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब कि हमारे जो मसल्स हैं उनको, उनमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, हमारे मसल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाते हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। उससे क्या होता है? हमारे पास वीकनेस हो जाती है, फटीग हो जाती है, डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके बाद हमारे पास पेल कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा, ये कंजंक्टाइवा होता है हमारे पास जो आंखें हैं ना हमारी, ये लेट्स सपोज क्या है हमारी आँख, इसमें हमारे पास जो ये वाइट वाला हिस्सा है ना, इसे हम लोग कहते हैं कंजंक्टाइवा। तो ये हमारे पास जो है ना, वाइट से क्या होता है? पेल कलर का। उसके बाद हमारे पास स्किन भी पेल हो जाती है। उसके बाद हेडेक होता है और लाइट हेडेडनेस, मतलब एक किस्म का हेडेक हो गई। उसके बाद एंजाइना, स्पेशली विद प्री एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। हमारे पास एंजाइना क्या होता है? इट्स अ प्री फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर एक पेशेंट है, उसको पहले से कोरोनरी आर्टरी, मतलब जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें कोई मसला है, तो उसमें अगर एनीमिया हो जाए तो क्या होगा? एनीमिया में तो मतलब एक उसमें उसके हार्ट के मसल्स को, लेट्स सपोज ये हार्ट है, ये कोरोनरी आर्टरी है जो कि इसके मसल्स को सप्लाई कर रही है ब्लड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहले कोई मसला है, ब्लड पहले ही थोड़ा जा रहा है, अब ब्लड जो जा भी रहा है उसके अंदर क्या आरबीसीज कम है। आरबीसीज कम है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है इसका मतलब है मसल्स को पहले ही ब्लड थोड़ा मिल रहा था, अब जो ब्लड मिल रहा है उसमें भी ऑक्सीजन की कमी है, तो ये क्या हो जाएंगी? इन्फार्क्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसको हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट और रेड ब्लड सेल जो है ना, इनके काउंट से हम लोग पता करवाते हैं कि जो हमारे पास एनीमिया है या नहीं है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो सकता है, हिमेटोक्रिट कम है तो, और रेड ब्लड सेल्स के काउंट कम है तो उससे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एनीमिया की डेफिनेशन अगर हम क्वांटिटेटिवली देखी जाए तो वो क्या है? is defined, anemia is defined as hemoglobin less than 13.5 gram per deciliters in males and less than 12.5 gram per deciliters in females. अब नॉर्मल क्या है? मेल्स के अंदर 13.5 से 17.5, और फीमेल्स में क्या? 12.5 से 16। फीमेल्स में कम क्यों है? ड्यू टू पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेस्ड ऑन मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एनीमिया कैन बी क्लासिफाइड एज माइक्रोसिटिक, मोनोसिटिक एंड नॉर्मोसिटिक। ये क्या है हमारे पास? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसमें हम लोग ना एक किस्म का रेड ब्लड सेल्स का साइज कह लो। ठीक है, इन अदर वेज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स का ये नॉर्मल साइज है। अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया तो भी अनीमिया। ठीक है ना, अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो इसे हम कहेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। अगर इसका साइज़ नॉर्मल है लेकिन अमाउंट कम हो गया तो हम कहेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। और अगर ये साइज़ स्मॉल हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है,
अब हमारे पास इसका जो नॉर्मल है ना, ये 80 to 100, 100 से छोटा 80 से छोटा हो गया तो माइक्रोसिटिक, और अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो मैक्रोसिटिक। ठीक है जी। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है? 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रोसिटिक एनीमियाज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसिटिक एनीमियाज, फिर पढ़ेंगे मैक्रोसिटिक, फिर नॉर्मोसिटिक। माइक्रोसिटिक में सबसे जो 4 इम्पोर्टेंट हमारे पास एनीमियाज है ना, वो हैं एक एनीमिया ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर है हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, फिर है साइटोप्लास्टिक एनीमिया, फिर है थैलेसीमिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं। एनीमिया विद MCV लेस देन 80। माइक्रोसिटिक एनीमियाज आर ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स प्रोजेनेटर सेल्स इन द बोन मैरो आर लार्ज एंड नॉर्मली डिवाइड मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, ये जो जितना भी बात की है ना, मैं ये समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास ना लेट्स सपोज रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ना, तो ये बनते हैं रेड ब्लड सेल्स प्रोजेनेटर सेल्स से। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रो एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं हम लोग? प्रो एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब ये होता क्या है कि ना, लेट्स सपोज इसके अंदर ना इतना हीमोग्लोबिन है हमारे पास, इतना। ठीक है, अब इससे ना 2 हमारे पास सेल्स बने। ठीक है, छोटे छोटे, इसमें आ गया इतना, इसमें आ गया इतना। अब इससे और बने, इससे और बने। ये साइज़ छोटा होता जा रहा है। ठीक है, हमारे पास साइज़ क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। अब ये साइज़ जो है ना, तब तक छोटा होगा जब तक हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ना, वो प्रॉपरली कंसनट्रेटेड नहीं होंगी। ठीक है, जब प्रॉपरली सब सेल्स में अच्छे से हीमोग्लोबिन मिल जाएगी ना, तब हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हुआ है? जेन्युइन रेड कलर्ड RBCs बने हैं। ठीक है, मतलब इनका हीमोग्लोबिन जो है ना, वो अच्छे से सबके अंदर कंसनट्रेटेड है, तगड़ी अमाउंट में। तो अब अगर हमारे पास क्या हो कि हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो ये जो मैंने ये वाला सेल बनाया, इसमें मैंने कहा कि अब ये इसमें पूरी में हीमोग्लोबिन गुड हो गई है। अब अगर इसमें हीमोग्लोबिन ना हो, इसमें भी हीमोग्लोबिन अभी कम है, क्योंकि सेल में हीमोग्लोबिन कम थी ना। लेट्स सपोज अब इसका साइज़ इतना था, इतना था, मतलब अभी भी ये प्रॉपर कंसनट्रेटेड नहीं है हीमोग्लोबिन से। तो ये एक और दफ़ा डिवाइड हो जाएंगे, क्या करने के लिए? अपने आप को कंसनट्रेटेड करने के लिए। तो इस दफ़ा जो है, ये इसका सेल, इसका साइज़ पहले से और छोटा हो गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोसिटिक। ये हो किस लिए रहा है? जेन्युइन रेड कलर्ड RBCs बनाने के लिए। ठीक है, क्या हो रही है? 1 एक्स्ट्रा डिवीजन। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डिवीजन हो रही है, तो क्या हो रहा है? साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, क्या मतलब हीमोग्लोबिन हम लोगों ने सब सेल्स में देनी है अच्छे से कंसनट्रेटेड करके। तो उसको अच्छे से कंसनट्रेटेड करने के लिए एक दफ़ा एक्स्ट्रा डिवीजन करनी पड़ जाती है, और वो सेल का साइज़ छोटा हो जाता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, इसमें अब हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ये किससे बनती है? हीम से और ग्लोबिन से। और हीम किससे बनता है? आयरन से और प्रोटोपोरफायरिन से। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये इनमें से कुछ भी कम हो जाए, आयरन, प्रोटोपोरफायरिन, ग्लोबिन, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कम। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो एक्स्ट्रा डिवीजन करनी पड़ जाएगी, और क्या हो जाएगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये देख लो यहाँ पे, हीम जो है इसमें क्या है? आयरन और प्रोटोपोरफायरिन, और हीमोग्लोबिन में क्या? हीम और ग्लोबिन। अच्छा जी, तो ये अब हम लोग ना पहले अपना एनीमिया स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हुआ, Fe+2 कम है तो हीम कम है, हीम कम है तो हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन कम है तो यहाँ पे लेट्स सपोज इतने की बजाय अब इतनी हीमोग्लोबिन है, तो अब इसको हम लोगों ने इन सेल्स में डिवाइड करना है। तो ज़्यादा छोटे सेल्स बनेंगे हमारे पास कि वो कंसनट्रेटेड हों किससे, हीमोग्लोबिन से। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी, माइक्रोसिटिक एनीमिया ड्यू टू एन एक्स्ट्रा डिवीजन। अच्छा अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ आयरन, आयरन कम, हीम कम, हीम कम, हीमोग्लोबिन कम और माइक्रोसिटिक एनीमिया। Most common type of anemia. Lack of iron is the most common nutritional deficiency in the world. Oh my god. सबसे common nutritional deficiency है ये in the world. Affecting roughly 1/3 of the most. मतलब कि हर 10 में से 3 लोगों को ये मसला है। अच्छा जी, अब हमारे पास आयरन जो हम लोग लेते हैं ना, ये हमारे पास मीट ड्राइव्ड और वेजिटेबल ड्राइव्ड दोनों फॉर्म्स में होती है, ठीक है। मतलब कि हम लोग वेजिटेबल से भी ले सकते हैं और गोश्त खा के तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मिलती है आयरन, ठीक है। मतलब जो हमारे पास बीफ होता है ना, मीट, ये आयरन इनरिच्ड होता है। अच्छा अब हमारे पास इसकी किस तरह से हो रही है एब्जॉर्प्शन और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किसकी, आयरन की, ये हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ना हमारे पास लेट्स सपोज ये क्या है, मेरे पास ल्यूमन है, मतलब कि जो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, ये ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। ये मेरे पास क्या है, इसके सेल्स, इसकी वॉल के सेल्स, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीरोसाइट्स, ठीक है। और इस एंटीरोसाइट्स की दूसरी तरफ क्या चल रहा है मेरे पास, ब्लड, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, ब्लड। ये क्या है मेरे पास, ब्लड। ये क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम, साथ एंटीरोसाइट्स, साथ ब्लड। अब हमारे पास ना यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस जगह पे, किस जगह पे, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली साइड पे, इस सेल में एंटीरोसाइट्स की, ये एंटीरोसाइट है ना, इसकी वो वाली साइड जो कि किसकी तरफ है, ल्यूमन की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, DMT, डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब ये यहाँ पे मौजूद है, ये क्या करता है, यहाँ से Fe+2 को इधर लेके आता है। अच्छा ये एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ Fe+2 ही एंटर होती है। देखो Fe+2 इन टू, मैंने इस तरह याद रखा हुआ है, Fe+2 इन टू एंटीरोसाइट्स, ठीक है, या इनटू बॉडी, Fe+2 इनटू बॉडी। अब यहाँ से Fe+2 आई किसके थ्रू, DMT, डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। अब ये यहाँ से यहाँ पे भी जाती है, ये किसके थ्रू जाती है हमारे पास, फेरो, FERROPORTIN, फेरोपोर्टिन। ये क्या करता है, इस आयरन को इधर भेजता है। अब यहाँ पे ये क्या है, ब्लड में आयरन इस तरह नहीं है कि ब्लड में वैसे ही फिरती रहे, ब्लड में इसको एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करना पड़ता है। मतलब ये ब्लड है, तो ब्लड में जब ये आती है तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ आयरन बाइंड कर जाता है और फिर ये ब्लड के अंदर मूव कर सकता है इजीली। अब जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, उसका नाम है ट्रांसफेरिन।
ठीक है। अब ये नाम याद कर लेना ट्रांसपोर्ट से, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट से फेरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फेरस, मतलब अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा ना इसको डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, ब्लड के अंदर, तो इसका नाम पड़ गया ट्रांसफेरन। अब ये जब जाता है ना, ये लेके कहाँ पे जाता है इसको, आयरन को, आयरन हमारे पास किस जगह पे स्टोर होती है, ये होती है हमारे पास लिवर और बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में, ठीक है, लिवर और बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में। तो वहाँ पे ये किस तरह से टैच बाइंड करती है उनके सेल्स में, विद द हेल्प ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड फेरिटिन। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं। नंबर 1 डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, DMT। ये क्या कर रहा था, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ये आयरन को कहाँ ले रहा था, उसके सेल्स के अंदर, कौन से, एंटीरोसाइट्स। नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा फेरोपोर्टिन, ये क्या कर रहा था, इस एंटीरोसाइट से इस आयरन को भेज रहा था ब्लड के अंदर, फेरोपोर्टिन। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांसफेरिन, ये क्या बाइंड कर रहा था इन ब्लड विद द आयरन फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट। फिर हमारे पास चौथा क्या है, फेरिटिन, फेरिटिन किस लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये दोनों किसके लिए हैं, हमारे पास कह लो कि ट्रांसपोर्ट ही अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और ये क्या, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ठीक हो गया, चारों को समझ लगी। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ आयरन, अच्छा ये यहाँ से पढ़, आयरन इज कंज्यूम्ड इन हीम, अच्छा ये भी पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन अकर्स इन ड्यूडेनम, एंटीरोसाइट्स ऑफ हीम एंड नॉन हीम, DMT डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 ट्रांसपोर्टर्स, द हीम फॉर्म इज मोर रेडली एब्जॉर्ब। अब ये हीम जो फॉर्म है ना, मतलब कि जो मीट ड्राइव्ड है वो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। Enterocytes transport iron across the cell membrane to blood via ferroportin. Transferrin transports iron in the blood and delivers it to liver and bone marrow macrophages for storage. Stored intercellular iron is bound to ferritin, which prevents iron from forming free radicals via Fenton reaction. अच्छा, ये आयरन मतलब यहाँ पे पहुँच गई है, तो हमने इसे फेरेटिन के साथ इसलिए बाइंड कराया है ताकि ये किसी किस्म का फेंटोन रिएक्शन ना शो करे और क्या ना बना दे, आयरन फ्री रेडिकल्स। आयरन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत से मसले हो सकते हैं, आयरन इज़ वेरी डेंजरस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार पढ़नी है, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज़ है ना वो है सीरम आयरन। सीरम आयरन क्या है, हमारे ब्लड में आयरन जो है ना उसे हम क्या कहते हैं, सीरम आयरन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे इम्पोर्टेंट चीज़ है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये TIBC क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ब्लड के अंदर हमारे पास, ब्लड के अंदर आयरन किससे बाइंड करता था, किससे ब्लड के अंदर बाइंड करके वो ट्रांसपोर्ट करता था, ट्रांसफेरिन के साथ, है ना। तो हमारे पास दूसरा क्या है, ट्रांसफेरिन का अमाउंट, ट्रांसफेरिन की अमाउंट, वो क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सीरम आयरन क्या है, ब्लड में आयरन का अमाउंट। हम अमाउंट्स पढ़ रहे हैं। नंबर 3 हमारे पास आ गई जो सीरम फेरिटिन,
अच्छा, अभी फेरेटिन क्या था? मैंने बताया स्टोरेज साइट्स में आयरन किस तरह बाइंड करती है? फेरेटिन से। तो अगर फेरेटिन ज़्यादा तो स्टोरेज साइड्स में आयरन भी ज़्यादा। फिर चौथी हमारे पास है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरन। अच्छा, ये क्या सीन है? हमारे पास जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये क्या थी? ट्रांसफेरिन, जो कि ब्लड में आयरन को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, उसकी अमाउंट। अब हमारे पास ना अगर 100 मेरे पास वो है ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स, तो वो सब के सब बाइंड नहीं करेंगे आयरन के साथ, उसमें से सिर्फ 33 करेंगे। मतलब कि 33% जो है हमारे पास ट्रांसफेरिन है ना, ट्रांसफेरिन, वो क्या होती है? सैचुरेटेड। ठीक हो गया? दोबारा से, ब्लड के अंदर आयरन क्या है? सीरम आयरन। ब्लड के अंदर मौजूद है ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन के वह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है आयरन की इन ब्लड। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? ट्रांसफेरिन की अमाउंट। अब ट्रांसफेरिन अगर हमारे पास 100 है तो उसमें से 33 जो है ना वो अटैच होंगे आयरन के साथ। तो वो क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन। नॉर्मल क्या है? 33। अगर ये तो 33 क्या है नॉर्मली, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ज़्यादा हो जाएगी तो परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज, कम हो जाएगी तो परसेंटेज सैचुरेशन डिक्रीज। और सीरम फेरेटिन क्या है? स्टोरेज साइट्स में जहाँ पे आयरन स्टोर हुई है वहाँ पे क्या आयरन बाइंड करती है? फेरेटिन से। तो अगर फेरेटिन ज़्यादा हो गया तो मतलब कि स्टोरेज साइट्स में आयरन ज़्यादा, अगर फेरेटिन कम तो स्टोरेज साइट्स में आयरन कम। ये तो होगी बेसिक चीज़। अब अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे तो हम अब आगे अपने हर एनीमिया की टाइप पे, यहाँ पे हम लोग अपनी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा जी, अब ये क्या है? मेरा ब्लड। अब ना ब्लड जो है ना, इससे हमारे पास, इसमें क्या है? हमारे पास आयरन है ना, ये आयरन से हम लोगों ने क्या बनाने हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है जी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बन रहे हैं? बेसिकली इन बोन मैरो या फिर थोड़े बहुत इन लिवर। तो अब हमारे पास क्या सीन है कि अगर हमारे पास आयरन जो है इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो इसका मतलब है सीरम आयरन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब सीरम आयरन जब कम होगी तो पता है क्या होगा? बॉडी जो है ना वो हमारे जो फेरेटिन है ना उसको कहेगी कि क्या करो? रिलीज़ करो आयरन को। फेरेटिन जो के स्टोर किए हुए हैं ये आयरन को क्या करेगी? रिलीज़। और इसकी क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्ट। किधर? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में क्या चाहिए हम लोग को? आयरन। अब हमारे ब्लड के अंदर क्या हुआ? आयरन कम हो गई है तो हमारी सीरम आयरन कम है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। तो बॉडी जो है ना वो सीरम फेरेटिन को कहता है कि तुम आयरन को रिलीज़ करो। आयरन रिलीज़ हो रही है तो अब हमारी बॉडी जो है ना वो कहती है कि अब इसको वहाँ पे लेके आओ, जो स्टोरेज साइट से बोन मैरो में। तो ये काम किसका है हमारे पास? ट्रांसफेरिन का। ट्रांसफेरिन। तो ये ट्रांसफेरिन इंक्रीज़ नहीं कर जाएंगे क्योंकि इनका काम बढ़ गया ना। तो ट्रांसफेरिन इंक्रीज मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज। सीरम आयरन डिक्रीज, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज। अब सीरम फेरेटिन जो कि स्टोरेज साइट्स में आयरन को बाइंड किए हुए था, यहाँ से आयरन हम लोगों ने क्या कर दी? रिलीज। तो फेरेटिन का क्या होगा? फेरेटिन की अमाउंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि काम ही नहीं रह गया ना, आयरन तो रिलीज कर दी। और उसके बाद परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन। अब हमारे पास बॉडी जो है वो ये ट्रांसफेरिन को रिलीज कर रही है।
बॉडी ट्रांसफेरेंस को रिलीज कर रही है, लेकिन उसके साथ बाइंड करने के लिए आयरन तो है ही नहीं, क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। तो क्या होगा कि हमारे पास जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। ठीक हो गया, ये अब हम लोग पढ़ लेते हैं, होप सो समझ आ गई होगी। लेबोरेटरी मेजरमेंट्स ऑफ आयरन स्टेटस। अच्छा, सीरम आयरन मेजर्स आयरन इन द ब्लड, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो कि क्या थी, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने वाली आयरन, मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन, मतलब कि ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड। उसके बाद परसेंटेज सैचुरेशन क्या है कि इस ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल्स में अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने के साथ हमारे पास आयरन बाइंड है। परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर बाइंडेड बाय आयरन नॉर्मली 33। सीरम फेरेटिन रिफ्लेक्ट्स आयरन स्टोर्स इन मैक्रोफेजेस एंड इन लिवर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। डाइटरी लैक्स, एक पेशेंट है वो ले ही थोड़ी रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्लड लॉस, एक फीमेल है वो उसको मेनोरेजिया हुआ है, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। या एक पेशेंट है उसको अल्सर है, उसके स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है। इन्फेंट्स, जो नाम मतलब छोटे बच्चे, ब्रेस्ट फीडिंग, अब वो मिल्क पी रहे हैं, कौन सा, माँ का, माँ के जो मिल्क है ना उसके अंदर आयरन कम है, तो उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चिल्ड्रन विद पुअर डाइट, एक बच्चा खाना नहीं खाता। एडल्ट्स विद पेप्टिक अल्सर इन मेल, एक आदमी है उसके पेट में अल्सर है, उसको ब्लीडिंग होती है। और मेनोरेजिया और प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, मेनोरेजिया में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, और प्रेगनेंसी में वो उसका जो खून है वो सिर्फ उसकी बॉडी में नहीं जा रहा, उसकी बच्चे में भी जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें भी कमी हो जाएगी आयरन, इसकी आयरन की, क्योंकि आयरन उसके बच्चे को भी ज़रूरत है। उसके बाद कहाँ पे थे, हाँ, एल्डरली में क्या है हमारे पास, कॉलन पॉलिप्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब जो कि वेस्टर्न अमीर मुल्क है वहाँ पे कॉलन पॉलिप्स देखा जाता है, और गरीब मुल्कों में हुक फॉर्म्स, ये भी कॉज है। उसके बाद मेल न्यूट्रिशन, वही बात की कि पूरा आदमी जो है वो उसने वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा। मेल एब्जॉर्प्शन, डाइट पूरी ले रहा है लेकिन ड्यूडेनम में कोई मसला है, इस वजह से खाना उसकी आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। मतलब हो सकता है कि जो मैंने एक बात की जिन प्रोटीन्स की, हो सकता है उसमें इसमें डीएमटी में मसला हो, कोई डाइवेलिन मेटल ट्रांसपोर्टर में, हो सकता है फेरोपोर्टिन में कोई मसला हो। तो मेल एब्जॉर्प्शन ही नहीं प्रॉपर हो रही। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कहाँ पे गए, हाँ, गैस्ट्रेक्टोमी। अब ये गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ स्टमक, स्टमक को रिमूव करके ना डायरेक्ट कर देते हैं क्या, ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच। तो हमारे पास जो स्टमक है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने इस स्टमक में एसिड्स रिलीज होते हैं, वो एसिड्स क्या करते हैं, आयरन को Fe+2 स्टेट में रखते हैं, जो कि एब्जॉर्ब होनी है, Fe+2 इन टू द बॉडी। अच्छा, उसके बाद स्टेजेस हैं इसकी कुछ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, स्टोरेज, आयरन डिप्लीट होती है, ठीक है। बॉडी जो है वो क्या करती है, जो आयरन उसने स्टोर की हुई है वो रिलीज़ कर रही है, तो जो सीरम फेरेटिन वो डिक्रीज़ कर रहा है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों कर रहे हैं, सीरम फेरेटिन क्या है, जो कि स्टोरेज साइट्स में बाइंड किया हुआ आयरन वो रिलीज़ होगी, फेरेटिन का काम नहीं डिक्रीज़। अब जो रिलीज़ हुई है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ट्रांसफेरिन, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज। याद रखना TIBC क्या है हमारे पास, टी से TIBC, टी से ट्रांसफेरिन। उसके बाद हमारे पास सीरम आयरन डिप्लीटेड, मतलब जो आयरन ब्लड में आ गई है वो भी ख़त्म हो गई है, तो डिक्रीज सीरम आयरन। सैचुरेशन परसेंटेज वो भी कम, मतलब ट्रांसफेरिन तो रिलीज़ है लेकिन आयरन ही नहीं है, आयरन नहीं है तो ट्रांसफेरिन बाइंड किससे करेगा, तो सैचुरेशन कम। नॉर्मोसिटिक एनीमिया, स्टार्टिंग में नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, मतलब जो
सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो नॉर्मल साइज़ के पैदा होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि उनका साइज़ छोटा हो जाता है। हाइपोक्रोमिक का मतलब, क्रोम का मतलब कलर, हाइपो मतलब लेस, तो वो रेड लेस कलर के रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। उसके बाद जो कि स्मॉलर भी होते हैं और फ्यूअर भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स जो है ना वो क्या है, एनीमिया है एक, तो उसके बाद है हमारे पास क्वाइलोनीशिया। क्या है? क्वाइलोनीशिया। इसमें हमारे पास पता है क्या होता है, हमारा जो पेशेंट है ना, उसकी जो नाखून है ये ना दब जाते हैं, यहाँ से अंदर को दब जाते हैं, और ना ये इस तरह के हो जाते हैं, आयरन आयरन ना, ओ सॉरी आयरन कह रहा हूँ, नेल्स इस तरह हो जाते हैं। आमतौर पे नेल इस तरह होते हैं ना, तो ये इस तरह हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, पीका। पीका जो है ना, ये एक बीमारी है कि बंदे को ना गंदी चीज़ों को चूसना अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ में ना आयरन उसका बॉडी तलाश कर रहा होता है, तो उसे गंद को या कोई भी चीज़ है उसको उसे खाना अच्छा लगता है। अच्छा, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि छोटे इन साइज, हाइपोक्रोमिक लेस रेड, और इंक्रीज रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, RDW इंक्रीज। RDW क्या होता है हमारे पास, ये कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस की हैं, साइजेस उसके डिफरेंट हैं। कुछ रेड ब्लड सेल्स नॉर्मोसिटिक हैं, जो स्टार्टिंग में नॉर्मल सेल, नॉर्मल साइज़ के सेल बन रहे हैं, उसके बाद उनका साइज़ छोटा आ गया, हो सकता है मज़ीद छोटा आ जाए, तो ये डिफरेंट साइज़ की हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, RDW, रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये क्या है, इंक्रीज। ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे क्या है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली, डिक्रीज फेरेटिन, TIBC, सीरम आयरन, परसेंटेज सेचुरेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद फ्री एरिथ्रोसाइट, प्रोटोपोरफेरिन। अच्छा, मैंने बात की कि हमारे पास आयरन, जो हीमोग्लोबिन है ये बना हीम से, और हीम बना आयरन और प्रोटोपोरफेरिन से। अब अगर आयरन कम हो गया है तो प्रोटोपोरफेरिन तो थी ना, वो किससे बाइंड करके हीम बनाए, किसी से भी नहीं, तो ये फ्री अमाउंट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो फ्री प्रोटोपोरफेरिन अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट जो है ना, हम लोग क्या सप्लीमेंट्री फेरस सल्फेट देते हैं, सप्लीमेंट्री आयरन देते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, सिंड्रोम है, प्लमर विंसन सिंड्रोम। ये मैंने याद इस तरह किया कि एक प्लम्बर है जो वीनस में रहता है अपनी वाइफ के साथ, जिसको क्या हो चुका है, मेनोपॉज, थोड़ी उधेड़ उम्र की है, मतलब मे बी 45 की। तो अब ये एक दिन प्लम्बर घर वापस आया, तो उसने क्या किया हुआ था, एक आयरन का रॉड अपने मुंह में डाल के गले से अंदर उतारा हुआ था, ठीक है, बस याद करने के लिए। तो अब उसको क्या हुआ, ज़ुबान सबसे पहले ज़ख्मी हुई, तो क्या हो गया, ग्लोसाइटस, क्या हो गया, बीफी रेड टंग, ज़ुबान डैमेज। फिर क्या हुआ, गले से उतरा नीचे तो एसोफेगस आया, एसोफेगस डैमेज हुआ तो एसोफेगल वेब बन गया, ठीक है, एसोफेगस मतलब मसला आ गया। उसके बाद क्या हो गया, अब खून ब्लीडिंग हुई तो अनीमिया हो गया। अब वो इसोफेगस में मसला है और टंग में मसला है, तो डिस्फेगिया हो गया, वो खाना नहीं खा सकता। इसोफेजियल वेब होता है कि ना, ये इसोफेगस है ना, उसमें ना इस तरह करके एक इनवर्ड पाउचिंग हो जाती है, जिससे खाना रिलीज़ नहीं हो पाता प्रॉपरली नीचे, मतलब कि ये इसोफेगस है ना, तो इसमें क्या आ गया, एक इस तरह करके वो वेब आ गया इस तरह करके। अब जो खाना है उसको नीचे नहीं जा सकता, डिस्फेजिया हो जाएगा, और साथ अनीमिया होता है, बीफी रेड टंग। This is all for today.